बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 किस्म के करंट के इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें एक हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट था, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम थर्ड और लास्ट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है केमिकल इफेक्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये केमिकल इफेक्ट क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की करंट के मामले में, और वो ये चीज थी कि अगर हमारे पास कोई केमिकल मौजूद है और हम उस केमिकल के अंदर जब करंट पास करें तो वो केमिकल किसी और नए केमिकल में चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि करंट की वजह से उसमें केमिकल चेंजेस आना शुरू हो गई। ये कहलाता है केमिकल इफेक्ट। ये चेंजेस कैसे आई ये तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल केमिकल इफेक्ट की डेफिनेशन के लिए जानना जरूरी है कि जब भी किसी सब्सटेंस में से या किसी केमिकल में से करंट पास करें तो उस केमिकल के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाती हैं। वो केमिकल किसी और केमिकल में चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और बहुत से फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, केमिकल इफेक्ट में हम लिख सकते हैं कि फ्लो of current through a substance, किसी भी चीज में से वो सब्सटेंस एक्चुअली आगे चल के मैं बताऊंगा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है जी। प्रोड्यूसेस, क्या होता है करंट के आने से? केमिकल चेंजेस। तो उसमें अंदर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर देता है। अब ये केमिकल चेंज कितना आएगा ये दो बातों पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने अगली हेडिंग बना दी है कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 डेफिनेटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो केमिकल कौन सा जिसमें से आप करंट पास कर रहे हैं, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। और केमिकल चेंज कितना आएगा ये दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा? ये अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। डेफिनेटली जितना करंट ज्यादा होगा केमिकल चेंज भी उतना ज्यादा होगा, जितना कम करंट होगा केमिकल चेंज कम आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो फैक्टर्स हो गए जो केमिकल चेंज को यानी कि केमिकल इफेक्ट को अफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, जब आप किसी केमिकल के अंदर करंट पास करते हैं तो वो केमिकल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। इसे हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज द केमिकल decomposition of an electrolyte. कब जी? when current passes through it. When current passes through it. तो आप देख रहे हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि हम किसी चीज में से करंट पास करेंगे, किसी चीज में से करंट फ्लो करवाएंगे, और उस चीज को मैं क्या नाम दे रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइट। तो अगली हेडिंग यही है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है अंडर स्टडी जिसमें से हम करंट पास करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन फिर क्या हुई? ठीक है, इट इज the chemical through which current is passed, through which current is passed। ये कोई भी चीज हो सकती है। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे मैं नमक को अगर पानी में मिक्स करूं तो ये जो सॉल्यूशन है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इसे हम ब्राइन कहते हैं। केमिस्ट्री में आप इसको भी यूज करेंगे। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये कोई और मोल्टन स्टेट भी हो सकती है किसी चीज की। यहां जो आज मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा स्टूडेंट्स, उसमें आज का हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा जरा देख लीजिए। ये कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसमें Cu जो है वो कॉपर है, SO4 जो है वो सल्फेट है। अभी आप ये देख रहे हैं सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं इसको पानी में मिक्स कर दूं तो ये बन गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
ये है हमारा आज का इलेक्ट्रोलाइट जो मैं एज एन एग्जांपल लेकर चलूंगा केमिकल इफेक्ट समझाने के लिए। तो हमारे पास वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट बहुत किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आज जो इलेक्ट्रोलाइट मैं ले रहा हूं उसी की एग्जांपल लूंगा। तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमारी एग्जांपल है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करना है। इलेक्ट्रोलाइट तो मेरे पास मौजूद है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, लेकिन अगर मैं इसमें से करंट पास करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे एक अदद बैटरी चाहिए या सेल चाहिए। ये जो बैटरी या सेल मैंने यहां पर लिया है ये एक डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी सोर्स का सेल है। यहां पर डीसी सोर्स ही यूज करना है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा क्यों। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैटरी आ गई। अब इस बैटरी का करंट जो है आप इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो रॉड्स जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डबो देंगे और बैटरी को उन रॉड से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होगा तो बैटरी में से करंट जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से एक रॉड से एंटर हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे रॉड से निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इन रॉड्स का काम क्या हुआ? इन रॉड्स का काम हुआ इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को एग्जिट करना और एंटर करना, एक तरफ से एंटर करना और एक तरफ से निकाल देना करंट को। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स किस लिए यूज होंगे? ये वो रॉड्स हैं यूज टू एंटर और एग्जिट द करंट into the electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए जो रॉड्स यूज होते हैं हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैं आज एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, तो याद रखिएगा इस एग्जांपल में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये दोनों रॉड्स कॉपर से बने होंगे। तो याद रखिएगा आज की एग्जांपल में कॉपर के जो रॉड्स हैं या प्लेट्स हो सकती हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स के तौर पर मैं यहां पर लूंगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपने देखा कि इस वेसल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक वो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम कहेंगे कि ये कैथोड है। तो याद रखिएगा यहां से उन इलेक्ट्रोड्स को नाम भी दे दिए मैंने। तो एनोड क्या है? एनोड एक इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। इसी तरह से व्हाट इज कैथोड? कि ये भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। और आज की एग्जांपल में हमारा एनोड भी कॉपर का है और कैथोड भी कॉपर का है क्योंकि मैंने कॉपर के ही रॉड्स लिए। स्टूडेंट इससे पहले कि मैं इस रिएक्शन के मजीद डिटेल में जाऊं, एक बात जो मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर मैं इस पूरी चीज को यानी कि ये पूरा बर्तन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी पड़ा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी पड़े हैं, ये सारी चीज को हम कलेक्टिवली वोल्टामीटर कहते हैं। याद रखिएगा वोल्टामीटर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज वोल्टामीटर? इट इज द वेसल। ये वो वेसल है कंटेनिंग जिसके अंदर मौजूद है क्या क्या चीजें? कंटेनिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो वो पूरी वेसल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम
वोल्टामीटर कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। सबसे पहले तो देखें, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है, इसमें कॉपर आयंस अलहदा होंगे और सल्फेट आयंस जो है वो अलहदा होंगे। अब जरा देखते हैं इस कैथोड को। आप जानते हैं कि कैथोड बना तो कॉपर से है, लेकिन अटैच किसके साथ है? ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद कॉपर का जो आयन है, अगर आप देखें तो उस पर +2 चार्ज है। +2 चार्ज क्या बता रहा है? +2 चार्ज बता रहा है कि कॉपर जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। तो ये कॉपर पहुंचेगा कैथोड इलेक्ट्रोड के पास, उसको जाकर ये कहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये उसके पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो उसको कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपको इसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना पड़ेगा, यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर जब कॉपर का न्यूट्रल एटम बन जाएगा तो ये यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक और कॉपर भी आएगा, वो भी इसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा। एक और कॉपर आएगा, वो भी इसी से इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा। और आप देखेंगे सॉल्यूशंस के जो कॉपर हैं, वो कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड पर आकर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर का न्यूट्रल एटम बनेंगे और वहीं पर डिपॉजिट होते जाएंगे, यानी कि कैथोड के ऊपर जमा होते जाएंगे। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास कॉपर का आयन था, कॉपर +2, इसने जाकर कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कैथोड पर चला गया ना, और क्या बन गया जी? कॉपर का न्यूट्रल एटम बन गया। मगर ये अब क्या मूव कर सकता है? नहीं, ये अब वहां पर डिपॉजिट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो रिएक्शन जो कैथोड के ऊपर हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के कॉपर हैं वो मुसलसल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके कॉपर्स कम होते जाएंगे, तो वहां कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, क्योंकि सारे कॉपर तो कैथोड के ऊपर जमा हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसा सिर्फ हमें लग रहा है, लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज नहीं होगी। आपकी बुक भी कहती है कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों कांस्टेंट रहेगी जबकि कॉपर जो है वो तो सारा कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने एनोड को नहीं ना देखा। अब जरा देखते हैं एनोड पर क्या होगा स्टूडेंट। तो जरा देखिए, हमारे पास एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन का, सल्फेट आयन जरा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, इस पर चार्ज -2 है। इसका क्या मतलब है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो अब ये क्या चाहता है? ये भी तो न्यूट्रल होना चाहता है। ये जाएगा उस इलेक्ट्रोड के पास, यानी कि एनोड के पास, और एनोड को कहेगा कि मुझे +2 चार्ज दे दो। एनोड कहेगा +2 अकेला तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन कॉपर दे सकता हूं जिस कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा। तो वो इसको कॉपर आयन दे देगा, और कॉपर आयन जब सल्फेट के मिलेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट। तो देखिए कॉपर सल्फेट वापस सॉल्यूशन में फिर उतना आ गया, यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि सल्फेट आयन जो है वो कहां गया? वो एनोड पर गया। एनोड पर जाकर इसने, क्योंकि इस पे -2 चार्ज है, इसने +2 चार्ज मांगा। बदले में इसको क्या मिला? खाली +2 चार्ज नहीं, बल्कि ऐसा कॉपर मिला जिस पर +2 चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट। तो आप लोगों ने देखा ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा था और यहां से वापस कॉपर सॉल्यूशन में भी आ रहा है, यानी कि अगर हम इस ओवरऑल चीज को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है ये सिस्टम कि यहां से हमारे पास कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और यहां से हमारे पास कॉपर जो है वो वापस सॉल्यूशन में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से मैंने बोला कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। जब आप ओवरऑल देखेंगे तो जितना कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है उतना ही कॉपर जो है वो हमारे पास एनोड से सॉल्यूशन में भी आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास दोनों रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। एमसीक्यू पूछा जाता है, इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ? इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हो सकता है। जरा एक आम से एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास
इस कैथोड की बजाय मैं एक स्पून ले लूं और जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में मैं बजाय कॉपर की जगह मेटल जो लूं वो गोल्ड हो। अब होगा क्या, गोल्ड के एटम्स बिल्कुल उसी तरह से इस कैथोड पर यानी कि स्पून पर आकर डिपॉजिट होते जाएंगे और जब वो डिपॉजिट होते जाएंगे तो हमारे पास एक वक्त आएगा कि हम इस पर देखेंगे कि एक गोल्ड की लेयर चढ़ चुकी होगी। इसे कहते हैं कि हमारी जो स्पून है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो गई है। आप लोग जानते हैं हम बर्तनों को, जेवरात को, अक्सर चीजों को इस तरह से सोने का पानी चढ़ाते हैं, हम इसको उर्दू में कहते हैं। असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग? क्योंकि सोना तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम डेकोरेशन के लिए समटाइम्स अगर एग्जैक्ट गोल्ड नहीं ले सकते तो हम ऐसी चीजें ले लेते हैं जिन पर हम गोल्ड का जो है वो पानी चढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोसेस है इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो केमिकल इफेक्ट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा क्या हुआ, वो फायदा हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो याद रखिएगा पहली एप्लीकेशन क्या हुई, पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, वी डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ओवर चीप मेटल। किसी सस्ती मेटल के ऊपर हम एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो हमारे पास केमिकल इफेक्ट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसके अलावा इसकी क्या एप्लीकेशन है याद रखिएगा, बुक ने जिक्र नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। टू प्यूरिफाई मेटल्स, मेटल्स को प्योर करने के लिए, आपको पता है मेटल्स जब जमीन से निकलते हैं उनमें इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए, मेटल्स को प्योर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। उसकी डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी बुक ने उसको डिस्कस नहीं किया। स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस चीज की करनी है, यानी जो स्पून लेना है या जेवरात लेना है, उसको हमने क्या बनाना है, याद रखिए उसको हमने कैथोड बनाना है, क्योंकि कैथोड पर आकर मेटल जो है वो डिपॉजिट होती है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहां होती है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन कैथोड। इसका मतलब है कि वो जो चीज जिस पर आपने धात चढ़ानी है उसको आपने कैथोड बना देना। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम सिर्फ डीसी सोर्स लेंगे। डीसी सोर्स क्या सोर्स होता है, ये हमारे पास जो सेल है ये डीसी सोर्स है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है। लेकिन हमारे पास और भी सोर्सेज हैं, इनमें हम एक एसी सोर्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एसी सोर्स क्या होता है, एसी सोर्स कुछ इस तरह की चीज होती है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, बल्कि कुछ देर के बाद वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, फिर ये इसी तरह से रिवर्स करते रहते हैं। यानी कि मैं आसान अल्फाज में अगर कहूं तो एक एसी सोर्स ऐसे है जैसे आप एक बैटरी को बार बार उसका कनेक्शन चेंज करें। याद रखिएगा, एसी सोर्स जो है इट इज नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रोड से अटैच होगा तो ये एनोड बन जाएगा, लेकिन जैसे ही ये दोबारा रिवर्स होगा कनेक्शन तो हमारे पास ये कैथोड बन जाएगा। तो जितना केमिकल चेंज आया था वो वापस रिवर्स हो जाएगा। जो कॉपर डिपॉजिट हुआ था पहले, जो कॉपर वो दे रहा था, अब वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, फिर अगले लम्हे वो कॉपर देगा, फिर अगले लम्हे वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो जब आप घंटे बाद भी देखेंगे तो आपके पास कोई केमिकल चेंज नहीं आया होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आप केमिकल चेंज देखना चाहते हैं तो करंट का एक डायरेक्शन में फ्लो करना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव रहना और नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव रहना जरूरी है, यानी कि डीसी सोर्स जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास केमिकल इफेक्ट। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको बड़े ही तरतीब से लिख दिया, ऑल्दो बुक ने इस तरह से हेडिंग्स नहीं बनाई। अब ये काम है आपका कि आप इसको अच्छी तरह से नोट करें और अच्छी तरह से इसको याद करें। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।